शाहिदा रहमानी साहिबा। डिप्टी स्पीकर साहब, कि आपने मुझे बजट 23-24 पे बात करने का मौका दिया। 15वीं कौमी असम्बली ने आज अपना 5वां बजट एक ऐसे माहौल में पेश किया जब पाकिस्तानी माशरा तकसीम दर तकसीम का शिकार है। पाकिस्तान का सियासी आसमान कराची की तरफ बढ़ते हुए पाइपर तूफ़ान से ज़्यादा स्याह होता जा रहा है। मईशत, माशरे और सियासत की कशमकश के बाइस ज़बूहाली का शिकार है और कौमी राय आमा ऐसी मुंतशिर है कि शौक़ गुमराही को हमने सफ़र जाना है और आज तक ये भी ना जाना कि किधर जाना है। मैं कराची की मुतवस्सत तबके की नुमाइंदा हूँ। साम्राज्य से बरसरे पेकार रहने वाली सोशलिस्ट नज़रियाती पार्टी की कारकुन हूँ और मैं पाकिस्तान की उस औरत की नुमाइंदगी करती हूँ जिसको गैस और रिस्क दोनों के ठंडा होने का इस वक्त सामना है। मुझे कहने में कोई मुज़ायका नहीं कि पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का सामना है। आम आदमी के हालात बहुत तल्ख हैं और हैं बहुत सख्त मज़दूर के, बंदे मज़दूर के औकात। लेकिन सवाल ये है कि गुज़िश्ता 1 साल की हुकूमत पर माहिराना तनकीद करने वाले 136 चैनल रोज़ाना चाय की प्याली में रोज़ तूफ़ान उठाने वाले फ़नकारों की तरह, शोबदागरों की तरह और आस्तीनों में खंजर रखे हुए इस निज़ाम के तुफ़ैल अज़ीम और आली बनने के चक्कर में कब तक निज़ाम की जड़ों में बारूद भरते रहेंगे। अपनी आँख के शहीतर पर नज़र डालें तो हमारी आँख से कांटे निकालने वाले, ये आइन का 50वां साल है, हम गोल्डन जुबली भी मना रहे हैं और दूसरी तरफ इस मुल्क के आइन से, इस मुल्क की पार्लियामेंट से जो खेल खेला गया वो इंतहाई अज़ियतनाक था। ख़ास तौर पे जो हम 9 मई और 10 मई की बात करते हैं। मुझे फ़ख्र है कि मेरा ताल्लुक़ उस पार्टी से है जिन्होंने जेलें, काल कोठरियाँ और जबर की तवील असीरी काटी हैं और सियासी कारकुन कल भी उस पार्टी से जुड़ा था, आज भी उस पार्टी के साथ जुड़ा है। 10-10 साल तवील 2-2 मार्शल को हमने देखा है और ना सिर्फ देखा है बल्कि उसकी सख्ती से एक नहीं 2-2 नहीं, हमने सालों जेलें काटी हैं, लेकिन अपनी जमात के साथ हमारा वर्कर खड़ा रहा। वो लोग जो अडियाला जेल में चंद घंटे गुजारते हैं फिर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, उनको हम ये याद दिलाते हैं कि सिर्फ 1.5 साल पहले की बात है जब मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा को इसी गर्मी के अंदर, इसी जून के अंदर, ईद की चांद रात को किस तरह से उठाया गया और उनको गलीज़ कमरों में मर्दों के पुलिस स्टेशन पे ले जाके अजियत दी गई और फिर जेल और बख्तरबंद गाड़ियाँ उनका मुकद्दर बनी रहीं, लेकिन उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हम जब तारीख पे जाते हैं तो कुछ हवाले मैं दूंगी आपको। एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इस मुल्क को जो दौलत होने के बाद जिसने इस मुल्क का वक़ार बुलंद किया था, जिसने इस मुल्क को आइन दिया था, जिसने इस मुल्क को पार्लियामान दी थी, जिसने इस मुल्क को जमहूरियत दी थी, जिसने इस मुल्क के लोगों को रोज़गार दिया था, जिसने इस मुल्क के अंदर बेतहाशा कारखाने ना सिर्फ अंदूर बल्कि बैरून मुल्क भी लोगों के लिए रोज़गार के दरवाजे खोले थे, जिसने इस मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने के लिए आलमी ताकतों की परवाह नहीं की थी, उसको तो आपने तख्ते दार पे चढ़ा दिया। उस वक्त कोई अदालत, कोई फैसिलिटेट करने के लिए नहीं आया और ना ये कहा गया कि जी इस मुल्क की अदालतों को जला दो, क्योंकि वो एक मुतनाज़ा अदालती फ़ैसला था दुनिया जिसको बाद में अदालतों ने ख़ुद तस्लीम किया। फिर इस मुल्क की 2 मरतबा वो वज़ीर आज़म जो अवाम के दिलों में बसती थी, जो दुनिया के भर के लोगों के दिलों में बसती थी, उसको जब आपने जेल में बंद किया, सक्खर जेल में 48, 50, 52 टेम्परेचर के अंदर, उसकी बैरिक का जो मुंह है वो भी मशरिक की तरफ रखा ताकि
उससे हवा ना लगे, लेकिन उसके बावजूद उसने नहीं कहा कि जाओ इदारों पे हमला कर दो। उसकी पूरी ज़िंदगी इस मुल्क के अंदर अवाम के हकूक़ के लिए, इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद में गुजरी, और उसने अपनी जान भी जमहूरी जद्दोजहद में अवाम के एक जलसे के अंदर वार दी। लेकिन फिर भी हमने वो नहीं कभी सोचा, और जब उनको शहीद किया गया उस वक्त भी जो कुछ आवाज़ें उभरी, तो सदर जरदारी साहब ने इंतहाई इस्तिकामत के साथ उस इतने बड़े सदमे को बर्दाश्त करते हुए पाकिस्तान खपे का नारा लगा के इस पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की। हम तो वो हैं जिन्होंने हमेशा आइन, कानून और इदारों की बालादस्ती की बात की। हालांकि 86 में जो एक डिक्टेटर इस मुल्क में हुकूमत कर रहा था, जिसने शहीद मोहतरमा के बाप को, भाइयों को शहीद किया, लेकिन और जो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, वो चाहती तो उस लश्कर को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ सकती थी, उस डिक्टेटर को ऐवान सदर से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन हमने हमेशा जमहूरी जद्दोजहद का सहारा लिया। लेकिन आपने देखा कि 9 मई को क्या हुआ। एक सिलेक्टेड वजीर आज़म 8 मई प्रोग्राम को रोल बैक करने की कोशिश करता है, कश्मीर का सौदा करता है, सी पैक जैसे मंसूबे को बंद करता है, कश्मीर के हवाले से गैर जिम्मेदाराना खारजा पॉलिसी पाकिस्तान को आलमी सतह पर तन्हा करती है, दहशतगर्द तालिबान को मुनज़्ज़म करके मुल्क में दहशत गर्दी को परवान चढ़ाता है, करप्शन का बादशाह, महंगाई अरूज पर अगर कोई इसे रिपोर्ट दे तो उस ऑफिसर को ही हटा देता है, गाली गलोच, ज़ाती दुश्मनी सियासी दुश्मनी की जगह फिर फ़ौज पे बगावत करने की कोशिश की जाती है, फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया जाता है, यादगार शौदा पर हमला किया जाता है, पार्लिमान पर हमला किया जाता है, इदारों पे हमला किया जाता है। जब वो पार्लिमान से बाहर होता है तो पार्लिमान पे हमला करता है, जब पार्लिमान के अंदर होता है तो आइन शिकनी का मुर्तकिब होता है। लेकिन आज भी उसको इदारे जो है सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि इदारे जो हैं उसको उस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं। माजी में किसी सियासी जमात के साथ वो रवैया नहीं अपनाया गया जो इस वक्त हमारे साथ, जो इनके साथ अपनाया जा रहा है। मैं समझती हूँ पाकिस्तान में हुकूमत बनाने और हुक्मरान बनाने की जमात से मुतालिक हमें एक असूल रखना चाहिए ताकि सियासी जमातें खुल के अपना काम कर सकें। हम पाकिस्तान में बिला तखसीस रंग, मजहब, नस्ल, जिन्स एक समाजी इंसाफ, माशी इंसाफ और सनफी इंसाफ पर मबनी माशरा बनाने के लिए अपने घरों से निकले थे और इसीलिए हमने ये जद्दोजहद की थी। हम याद दिलाएं कि 9 अप्रैल 2022 को बनने वाली हुकूमत को एक माह के बाद हर महीने हमें 8 से ज़्यादा एजिटेशन का सामना करना पड़ा। सिर्फ ये नहीं बल्कि हमेशा ये कहा गया कि लॉ इन्फोर्सेस के इदारों पे भी हमला कर दो, पार्लियामान पे भी हमला कर दो और वो लोग जो लॉ इन्फोर्सेस पे अमल इम्प्लीमेंट कराते हैं उन पे भी हमले किए गए, लेकिन जानो माल की हिफाजत की गई। हम सुरखरू हैं कि हमने उनके तमाम एजिटेशन को इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ ना सिर्फ उसको फेस किया बल्कि सबकी जानो माल की हिफाजत की। दूसरी तरफ बदतरीन सैलाब जिसमें हमारे मुल्क का 60% हिस्सा जो था वो ज़ेरे आब था, जिसमें हमारी 2 फसलें जो हैं वो तबाह हुई, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि ना तो कोई बीमारी फैली ना मुल्क में कहत हुआ। स्पीकर साहब, ना ही कोई तवाइफुल मुल्की फैली। इसके बाद भी तनकीद करने वालों को अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए। मेरा सवाल है कि 136 चैनल जिसमें गए गुजरे चैनल भी होते हैं उनकी भी 16 से 20 करोड़ रुपए उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। वो तमाम 136 चैनल पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में अगर सरमायाकारी नहीं करते, जिसकी वजह से फिल्मी निगारखाने बंद हो रहे हैं। कैमरा और ग्राफिक की तालीम रखने वाली मेरे यूथ बेरोज़गार हैं। वो 136 चैनल के इंडस्ट्री कारकुन सहाफ़ियों को थर्ड पार्टी की एम्प्लॉयमेंट देते हैं ताकि वो वेज बोर्ड ना देना पड़े, जो बग़ैर किसी इंश्योरेंस
और हिफाजती इक़दामात के फसाद, बलवे और हादसे में मौत के मुंह में झोंक देती है। वो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट की मद में वो इदारे क्या कर रहे हैं, कितना टैक्स दे रहे हैं, कारकुनों की इंश्योरेंस, कारकुन सहाफ़ियों की इंश्योरेंस जो कि इदारों की पेशा और अखलाकी जिम्मेदारी थी, वो इस बजट में दी गई। ये बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान के PSDP के लिए 952 मिलियन रुपीस की ज़रूरत है, जो सिर्फ 5 सेक्टर्स को अगर हम उसकी टैक्स चोरी रोक दें तो मैं समझती हूँ कि ये 952 मिलियन की कहानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उस 5 सेक्टर में है रियल इस्टेट के 500 बिलियन जो टैक्स चोरी होते हैं, टोबैको 240 बिलियन, टायर्स 106 बिलियन, फार्मा 6.5 बिलियन और टी जो है वो 45 बिलियन। अगर हम इस चोरी को रोक लें तो ये हमारी बहुत बड़े हम इस खसारे से बचा जा सकता है। अब मैं आती हूँ कराची की तरफ। स्पीकर साहब, 58.8 बिलियन टोटल कराची के लिए रखा गया है, जो कि PSDP का 6% बनता है, और FBR की रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 42% कराची जो है वो आपको रेवेन्यू देता है। और इसमें भी वो 4 बिलियन के प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनकी अप्रूवल ही नहीं है। स्पीकर साहब, बहुत खुशी की बात है कि इलेक्ट्रिक की सब्सिडी में इजाफा किया गया, लेकिन इसके साथ इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रियल सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सब्सिडी दी जाती थी वो ख़त्म कर दी गई। और आप जानते हैं कि कराची एक इंडस्ट्रियल सिटी है, कराची की इंडस्ट्रीज़ के लिए ये सब्सिडी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन एक तरफ आप दे रहे हैं तो दूसरी तरफ आप वापस ले रहे हैं। मिनिस्टर एनर्जी कराची जाते हैं तो इलेक्ट्रिक के हक में बयान देते हैं। 2 दिन पहले की बात है, कराची में जो बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, इलेक्ट्रिक एक ऐसा माफिया बन गया जिसको कोई लगाम देने को तैयार नहीं है। वो मिनिस्टर को ब्रीफिंग देते हैं कि जी ये चोरी कर रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैंने इससे पहले भी अपने एक स्पीच में जिक्र किया था कि कराची के अंदर ऐसी ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पे अगर 2 से 3 घरों की अगर पेमेंट नहीं करे बिजली की तो वो उनकी पूरी लाइटें काट देते हैं। 12-12, 13-13 घंटे की लोड शेडिंग है, 40 to 45 टेम्परेचर है। इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा पैसे ले रहा है इस वक्त कराची के शहरियों से, लेकिन उसे लगाम देने के बजाय स्पीकर साहब को चाहिए, आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अवामी नुमाइंदों की बात सुने, बजाय इसके कि इलेक्ट्रिक कहती है कि जी हम इसलिए लोड शेडिंग कर रहे हैं कि यहाँ से हमें पैसे नहीं मिल रहे। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इलेक्ट्रिक किसी मेंबर पार्लियामेंट की किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, और मुनाफा बख्श इदारा नहीं है तो फिर आप छोड़ दें, लेकिन आप उसको फिर मज़ीद 10 साल के लिए आप एग्रीमेंट गवर्नमेंट से करने जा रहे हैं। इसी तरह हाल ही में K4 प्रोजेक्ट का CM हाउस में इफ्तिताह हुआ, जो कि शायद 4थी मरतबा था। खुद चेयरमैन बिलावल साहब ने एक्सेप्ट किया कि मैं इस मंसूबे का इफ्तिताह 4थी मरतबा कर रहा हूँ, और कराची का बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि कराची में पीने का पानी नहीं है, और अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता और इसके साथ हमें डिसैलिनेशन प्लांट की भी ज़रूरत है। कराची समंदर के किनारे है, अगर यहाँ इस तरह का कोई प्लांट लगा दिया जाता तो कराची के लोगों को पीने का साफ़ पानी मिलता। लेकिन आप देखें उसमें कहा गया, जब PSDP में मैंने चेक किया तो उसमें 15.5 बिलियन रखा है। PM साहब अपनी बजट स्पीच में कहते हैं 17.5 है, और जबकि इसकी कुल लागत 126 बिलियन है। ये बताएं, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है। और फिर कहा जा रहा है कि जी कराची वालों देखें हम आपके लिए मंसूबा लेके आए। मैं समझती हूँ कम से कम इसको 40 to 50% तो इसका बजट में रखना चाहिए था। इसी तरह M9 वो जो एक मजाक ही बन गया है, मैं इस पर क्या बात करूं, लेकिन उसने वहाँ से एक रूट निकलता है जो कि हम कराची को बलूचिस्तान से मिलाता है हब से, दूसरा कराची पोर्ट से मिलाता है। उसका एक रोड है जिस पर रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, इन्हें बारहा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन उसका दूसरा रोड भी PSDP में शामिल नहीं किया गया। ये बहुत अफसोसनाक बात है। आते हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ। स्पीकर साहब, इस वक्त सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टेड कंट्री पाकिस्तान है, और जो हालिया तबाही हुई और जो अभी मज़ीद तूफ़ान आ रहा है, अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे इसकी तबाही से, और ये पुरअमन तरीके से बग़ैर नुकसान पहुँचाए चला जाए। लेकिन खुदा न खास्ता कुछ होता है तो आप ये देखें कि मौसमियाती तब्दीली से इस वक्त बजट आधा कर दिया गया है। पहले 9.6 डेवलपमेंट बजट था, अब इसे कम करके 4 बिलियन कर दिया गया है।
इसी तरह कॉमर्स का बजट जो है वो भी कम करके 74 मिलियन की कमी की गई। इंडस्ट्री प्रोडक्शन में 150 मिलियन की कमी की गई, जबकि इंडस्ट्री जो है किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, और इस वक्त जो यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज़ की सूरत हाल है तो इसमें तो ज़्यादा सब्सिडी दे के इसको बेहतर करना चाहिए था फंड। इसी तरह फ्लड विक्टिम के लिए जो सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ था, वहाँ कर्ज़ों के अलावा कुछ नहीं है। जब हम ये बुक उठा के देखते हैं तो उसमें फ्लड मुतासरीन के लिए जो फर्टिलाइज़र में सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। रबी सीज़न में जो 8 मिलियन की सब्सिडी दी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। राशन बैग जो यूटिलिटी स्टोर्स के थ्रू दिए जा रहे थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। साथ ही रमज़ान पैकेज में जो 500 मिलियन रखा गया था वो भी उतना ही है, हालांकि महंगाई 40% बढ़ी है। स्पीकर साहब हैं नहीं, डिप्टी स्पीकर साहब आप हैं, लेकिन लास्ट ईयर मुझे जेंडर बजटिंग का टास्क स्पीकर साहब ने दिया और हमने बहुत उसको कई वर्कशॉप्स हुई, हमने उस पर बाकायदा स्टडी की और स्टडी करके उसको हमने तैयार किया। और उसमें ये मेरा नहीं, पाकिस्तान की आबादी की 50% ख़वातीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें इक्वल समझा जाए, डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। जिस तरह दूसरे पार्लियामेंटेरियंस को स्कीम दी जाती है उसी तरह हमें भी दिया जाए। ये खुशाइंद है कि अभी हमें एक पीनट का टुकड़ा हमें मिला है। इसी तरह ख़वातीन की तमाम प्रोडक्ट्स पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ख़त्म किया जाए, और जो या तो फिर जो 6% था उसे 6 किया जाए। आपने तो उसको 10% कर दिया। क्यों ख़वातीन को हमेशा जो है इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है? ख़वातीन को चीज़ों को समझा जाता है कि अशियाए पुरताइश है, लेकिन ये मैं समझती हूँ कि ज़रूरत होती है ख़वातीन की, और इस पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। या तो जो 6% था उसे 6 रखा जाए। मिनिस्टर साहिबा बैठी हैं, मेरी बात सुन रही होंगी। आपके होते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि ख़वातीन की अशिया पे जो है इस तरह टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। और ये खुशाइंद है कि ख़वातीन की सैनिटरी अशिया पे टैरिफ ख़त्म किया है, मगर हमारी डिमांड है कि दूसरी तरफ फेडरल PSDP में जो 950 में से सिर्फ 9.4 मिलियन ख़वातीन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें ओनली वीमेन यूनिवर्सिटीज़ हैं या कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। बाइक का प्रोजेक्ट्स है, ये भी हमारे लिए खुशाइंद है, लेकिन अगर उसको जेंडर बैलेंस बजट किया जाता मिनिस्टर साहबा के होते हुए तो हमारी होप थी। और मैं यही गुजारिश करूँगी कि ख़वातीन के लिए प्रोजेक्ट बढ़ाए जाएँ। नॉन प्रॉपर एजुकेशन ना तो प्रॉपर एजुकेशन के लिए रखा है, हेल्थ जो कि मोर्टिलिटी रेट अभी डॉक्टर साहब बता के गए हैं उसके हवाले से भी कम है। इक्वल जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है ख़वातीन को, और लिविंग कंडीशन भी आपको पता है कि बहुत अबतर है। तो ख़वातीन को पॉलिसी साजी में, बजट मेकिंग में अगर शामिल किया जाए तो मैं समझती हूँ कि ये जेंडर बजटिंग, और हमें बड़ी खुशी थी कि खातून स्टेट मिनिस्टर हैं जो जेंडर बजटिंग को बैलेंस करते हुए पेश करेंगी। तो लेकिन अच्छा, हैरत अंगेज़ बात यह कि मैं कल जंग अखबार में पढ़ रही थी, तो उसमें रेप केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और उनकी सुनवाई भी बहुत कम हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं देखकर हैरान हो गई कि जो एंटी रेप बजट था उसको सिफर कर दिया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक बात है। इसको जो है कम से कम सिफर तो ना करें, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है जो हमारे पास केसेस हैं। और सेकंड ये कि इस वक्त पाकिस्तान की आबादी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। 2002 से लेके 2020 तक इस वक्त 50% आबादी में इजाफा हो चुका है। अगर इसी तनासब से बढ़ी तो हम 2060 में 1 अरब से तजावुज़ कर जाएंगे। और लेकिन इसमें बजट देखें, PSDP का प्रोजेक्ट जो था वो इसमें से ख़त्म कर दिया गया है आबादी के हवाले से, और सिर्फ आबादी के लिए एक प्रोजेक्ट 300 मिलियन का रखा गया है जिसमें रिक्वायर्ड भी 2000 मिलियन की है। तो हम कैसे आबादी कंट्रोल करेंगे? और ये तो एक बहुत बड़ा बम है। बिस्क के लिए बहुत खुशाइंद है कि इसमें एलोकेशन बढ़ाई है, लेकिन जब 40% महंगाई बढ़ रही है तो फिर एलोकेशन भी उस तनासब से बढ़ानी चाहिए, और बिस्क के जो स्टाइपेंड हैं उनकी भी रकम बढ़ानी चाहिए। महंगाई इतनी ज़्यादा, तो ये रकम जो है बहुत ही मामूली सी है। HEC ग्रांट जो है सेम रखी गई है, जो 2021 में थी, 22 में थी, वही 23rd 24th में रखी गई है। तो हाँ, इसके अंदर भी फेडरल बजट को बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि इस वक्त अब 2020 पे आते हैं कि जब 57.8 बिलियन उसमें से सिर्फ खर्च किया गया। 2 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस, स्पेशली लड़कियों की तालीम के हवाले से दुनिया हमारी तरफ देख रही है। तो ये एक मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस के सवालिया निशान है कि आपने इतना बजट जो है वो ज़ाया कर दिया।
इस वक्त 32,000 स्कूल जो हैं वो तबाह हो चुके हैं सैलाब के अंदर, और फिर जो बचते हैं तो उसको कुछ दहशतगर्द भी उसको निशाना बनाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक है। मैं यही कहूँगी कि इन सारे बजट्स में इजाफा किया जाए। मिनिस्टर साहिबा सुन रही हैं मेरी बात को। हर एक बाप चौक पे सूलियाँ नस्ब करके पाकिस्तान की मट्टी से उगने वाली सियासी जमातों को तख्तेदार पे मत लटकाएं। आखिर में यही कहूँगी कि ये जो हमने फसल उगाई थी 2008 में, उसे बदतरीन अंदाज से आपने खुद देखा कि क्या हालात हैं। इससे हमें सबक सीखना चाहिए। आईनी इदारों की अपने आइन की तकरीम करनी चाहिए जब हम आइन का जश्न मना रहे हैं। अगर ये जमहूरियत आपको हक़ इज़हार आज़ादी दे रही है तो बोलने का सलीक़ा सीखें। अपने बच्चों के लिए अगर आप महफूज पाकिस्तान देखना चाहते हैं तो बच्चों आप खुद भी बर्दाश्त करें, बच्चों की बेहतरीन तालीम तरबियत करें, ताकि हम पाकिस्तान को महफूज और मजबूत पाकिस्तान बना सकें। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। ईवान की कार्रवाई